first of all, I will just answer a question or doubt which was asked by a student. तो देखो क्या होता है कि थोड़ा ऐसा ट्राई करो कि क्वेश्चंस तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सोचते जाओ, ठीक है ना। तो उससे तुम आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालने का वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो कभी कभी अगर मान लो हमने फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है तो वो हमको ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2L इंटू रूट टी बाय एम, करेक्ट है, या म्यू बोल देंगे उसको, चलो म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी, ठीक है। अभी इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो एक तरफ तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 1/2 इंटू ये 1/L को क्या लिख सकते हैं, can't you write it as L raised to -1, just check, and this T raised to, ये जो रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है, T raised to हाफ होता है कि नहीं, तो इसको हम T raised to हाफ लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल। और एट द सेम टाइम म्यू जो है तो इस म्यू रेज टू -हाफ, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी है और रूट के अंदर भी है, करके यहाँ पे म्यू रेज टू -हाफ ऐसे आ जाएगा, बराबर। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज टू -1, टेंशन रेज टू हाफ, ओके, एंड म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी रेज टू -हाफ। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला वही है, सिर्फ थोड़ा दिखने के लिए अलग अलग दिख रहा है, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के पूछने का ये तरीका होता है। अगर मान लो तुमको किसी एमसीक्यू के अंदर ये पूछा गया कि सपोज ये सब क्वांटिटीज दिए हुए, लेंथ है, टेंशन है और मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये सब दिया हुआ है और ये किस पावर्स के साथ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन का वो कौन से पावर्स के साथ प्रोपोर्शन में है, तो वो अगर आपको दिया जाए तो तुम निकाल सकते हो ना आराम से, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, समझा ठीक से। ओके, चलो ठीक है, फिर अभी आप एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव tried to solve the MCQs from the sheet which we have given to you। तो आपको जो शीट मिला हुआ था उसमें से आपने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किए रहेंगे, होप सो, इजंट इट। तो उसमें से अगर आपको कुछ डाउट अगर आए हैं तो वो पूछ सकते हो आराम से। यस, स्टार्ट किया कि नहीं? कोई डाउट नहीं? सॉल्व करना चालू तो किया? जैसे कि जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे तो वो तो बहुत इजी थे, दे वर जस्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, या फॉर्मूला बेस्ड उसको बोल सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला डालो और उसका आंसर तुमको मिल जाएगा आराम से, राइट। यस, बट इसके थोड़ा आगे अगर अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चंस को मिल सकते हैं। इनमें से अगर आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, या अगर मुझे लगता है कि आपको नहीं आएगा तो वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हो 20 सेकेंड वाला, व्हाट कैन बी द आंसर? द मिनिमम डिस्टेंस
between to hear the clear echo. If v is the velocity of sound, then what should be the minimum distance to hear echo? Echo सुनने के लिए minimum distance कितना होना चाहिए? देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि इको सुनने के लिए ये जरूरी है कि साउंड जो है वो समझो यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है सपोज, और यहाँ पे सपोज दीवार है, ठीक है, तो साउंड यहाँ से यहाँ तक जाके वापस रिटर्न आना चाहिए और उसके लिए 1/10 सेकेंड्स लगने चाहिए, ओके, 1/10 सेकेंड्स इतना टाइम लगना चाहिए, बिकॉज आवर ईयर्स कैन नॉट डिफरेंशिएट द साउंड विच इज इंसिडेंट ऑन देम at an interval which is less than 1/10 seconds, ठीक है, अगर ये t less than 1/10 seconds है तो we cannot distinguish that sound. So in order to distinguish it clearly, the sound must be incident on the air at an interval which is greater than 1/10 seconds, right, or at least 1/10 seconds. तो अगर 1/10 सेकेंड भी अगर पकड़ लो तो भी ये डिस्टेंस अगर मान लो d है तो साउंड वेव्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, देखो, जाने के लिए d और आने के लिए d, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 2 times of d, which should be equal to the speed of the velocity, speed of the sound multiplied by the time, which should be at least 1/10. So if we just use this, then we can just get this formula d to be simply equal to v by 20, okay, and if we just put this value here, v का वैल्यू अगर डाल देंगे यहाँ पे तो 340 divided by 20, how much it comes out to be is 17 meter. ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, है कि नहीं, 17 meter, but it is actually v by 20, remember. So how it comes out to be here is v by 20, इस तरह से वो मिलता है हमको, तो we can say this third will be the correct option here. Yes, any other doubt? जिन्होंने सॉल्व किया वो उनको पूछ रहा हूँ, फटाफट डालो चैट बॉक्स के अंदर, कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं आया, ऐसा कुछ है? ठीक है, ये सारे तो जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अच्छा, ये 50 वाला कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 50। A sonometer wire of density rho and radius a is held between the two bridges at a distance l apart. मतलब वायर का लेंथ कितना हो गया, l हो गया. The tension in the wire is T. Then fundamental frequency of the wire is, it's very simple again, because the fundamental frequency is given by simply 1/2L into root T by mu, where mu stands for the mass per unit length of this wire. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2L into root T मतलब टेंशन, और मास पर यूनिट लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेंसिटी, याद है ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा फिर। So 1/2L into T upon root of T upon pi a square into rho. So fourth option will be the correct one. Okay, बाकी बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, ये 62 वाला आया क्या सबको? चेक करो एक बार, पढ़ो एक बार ठीक से। 62, a metal string fixed between rigid supports. If it is initially at a negligible tension, its Young's modulus is y, density is rho, and the coefficient of linear expansion is alpha. It is now cooled through a temperature T, suppose. तो अगर उसको हमने T टेम्परेचर से कूल किया
तो ट्रांसवर्स वेव्स मूविंग अलोंग इट विथ अ स्पीड, तो कितने वेव कितने स्पीड से उसके अंदर के ट्रांसवर्स वेव्स मूव करेंगे, तो उनका स्पीड हमको ढूंढना है। तो देखो उसके लिए यहाँ पे yes, see here we know that the velocity of the sound in air or transverse waves stretch on formed on the stretched string is given by the root of tension upon mass per unit length, right है। तो इसमें ये जो टेंशन है, ये टेंशन कितना रहने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि whenever a rod or any wire which is clamped between two rigid supports is just cooled by temperature T, then what force it exerts on both of the rigid supports is, it is given by the formula F is equal to A Y alpha into delta T, or T simply, याद है ये formula? This is the formula for the thrust exerted, or we can say thermal strain, thermal stress, तो याद होगा कि नहीं? Whenever the wire is cooled or heated at by temperature T, it's the change in length upon original length happens to be actually alpha into T, ये तो याद है सभी को। तो इसको अगर यूज करेंगे तो ये डेल्टा एल अपॉन एल, ये मतलब ही क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया कि नहीं एक तरह से। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दिस स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू heating the wire. So this thermal strain actually becomes equal to alpha T. So in the same case thermal stress actually, तो thermal stress जो है वो कितना बनेगा फिर, तो thermal stress will actually be equal to Y into alpha T, because we know that the stress is always equal to Young's modulus multiplied by strain, correct है। so इसकी वजह से ये हमको मिलता है। और थर्मल स्ट्रेस से भी आगे जाके फोर्स जो होता है, क्योंकि स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया अगर y अल्फा टी मिल रहा है तो फिर फोर्स कितना मिलेगा, तो ये एरिया को उस तरफ भेज देंगे तो हमको मिलेगा एरिया ए इंटू वाई इंटू अल्फा इंटू टी, करेक्ट है। दैट इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर। So now if we just put it here in place of the tension, then we can get this simplified as tension के बदले आ जाएगा area into y into alpha into t, that is to be divided by this rho। रो अभी इसमें क्या है ना कि म्यू जो है, म्यू के लिए तुमको फॉर्मूला पता होगा ऑलरेडी। म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर होता है। बट मास इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। So this will be the mass and that is to be divided by length. So that is length gets cancelled and we are left with mu is equal to area into rho, correct है। तो ये जो mu का फॉर्मूला है वो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे area into rho। So that this area just gets cancelled and what we are left with is simply y alpha t upon rho, that's it। So this will become actually the final result which is going to be there in the option 1 here, correct है। yes, what else, yes 73 वाला कर सकते हो। the equation of a stationary wave in a medium is given as y is equal to sin omega t into cosec kx। the length of loop in fundamental mode is, yes, so length of loop is to be found out। see y is equal to a into sin ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, ये फॉर्मूला है। ये स्टेशनरी वेव्स का भी इक्वेशन यही होता है, सिर्फ यहाँ पे सामने ए होता है जो कि यहाँ पे 1 है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी लेंथ ऑफ लूप मतलब कितना होता है, लैम्बडा बाय 2 होता है, करेक्ट है। तो लैम्बडा बाय 2 कितने किसके बराबर आने वाला है यहाँ पे, देखो कैन यू एक्सप्रेस दिस लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ के। यस वी ऑलरेडी हैव दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के, डू यू रिमेंबर दिस, जस्ट बिकॉज k is actually equal to 2 pi by lambda, करेक्ट है। तो अगर ये लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो क्या पे बनेगा यहाँ पे 2 pi upon k divided by 2, so that is 2 gets cancelled and what we are left with is simply pi by k, okay, pi by k। so here it is going to be this second option to be the correct one, yes।
75 वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है. The amplitude of a wave is represented by this A is equal to C upon A plus B minus C. And the resonance will occur when? So when this resonance can occur, when the resonance occur होने का मतलब क्या है? Amplitude must be maximum ना. So when this amplitude can become maximum, the amplitude will be maximum only when this this fraction is going to be maximum. तो ये जो c upon a minus b, a plus b minus c जो है उसको हमको maximize करना है. Can you find out the values of c, value of a when this will be maximum? तो ये maximum होने के लिए कौन सी condition होना पड़ेगा? चेक करके देखो. अगर b equal to minus c by 2 डाल दो यहाँ पे तो क्या होगा? या b equal to 0 डालो और a equal to c डाल दो. तो a equal to c डालने से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b सिर्फ बचेगा और वो b भी 0 हो जाएगा, तो वो तो इनफिनिट हो जाएगा. तो बाकी सब ऑप्शंस जो है तो उनमें से हमको फाइनाइट वैल्यूज मिल रहे हैं, बट ऑप्शन 2 जो है उससे ही हमको इनफिनिट वैल्यू मिल रहा है. तो बाकी सारे ऑप्शंस में जितना भी है तो उससे ऑप्शन 2 से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. दैट मींस द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन दिस b विल बी इक्वल टू 0 and a will be equal to c, so that the amplitude will be maximum of all, that is infinity. So we can choose that as a correct answer. चलो मतलब कंसेप्ट इतना ही है कि amplitude will be maximum when resonance will take place. Okay. ओके, लेवल 1 में से आपने सॉल्व किया है कुछ? ओके, थर्ड वाला करके देखो ठीक से. क्वेश्चन नंबर 3, just check it out. A body is dropped into a deep well. Sound of splash is heard after 4.23 seconds. If the depth of the well is 78.4 meter, then the velocity of sound in air is. So just see here. You want to find out the velocity of sound in air, and it is given that a body is dropped into a deep well. तो इसमें देखो, अगर सपोज ये समझो ये ग्राउंड है और ये वेल है, ठीक है. यस, एंड यहाँ से ये बॉडी जो है वो हमने ड्रॉप किया. ये देखो यहाँ पे ये बॉडी जो है वो इसमें यहाँ से हमने ड्रॉप किया, जो कि जाएगा सीधा नीचे, ठीक है. इट विल गेट एक्सेलरेटेड एंड इट विल फॉल बैक हियर, एंड एट दैट टाइम द साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड दिस साउंड विल जस्ट ट्रेवल इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड जस्ट विल रीच अप टू द ईयर्स ऑफ द ऑब्जर्वर. यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है तो उसके कान तक ये साउंड पहुंचेगा. तो अभी टोटल टाइम जो है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 4.23 सेकेंड्स, राइट. सो ये 4.23 सेकेंड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है देखो. यहाँ से इस बॉडी को 78.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगने वाला टाइम, ये प्लस साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगने वाला टाइम, ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है. उसको उन दोनों को हम बोल देंगे T1. T1 is the time taken by the body to reach at the depth of the well or bottom of the well, and T2 is suppose the time required for the sound to come back on the surface, okay, and enter into the ears of this observer, okay. So देखो, the total time T1 plus T2 here is given to be 4.23, right. But can you find out T1? T1 निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, because it's a time of free fall, right. Whenever a body is just released from a point, then after what time it will cover a distance s,
these two are connected by this simple equation, that is s is equal to half gt square. ये equation पता है सभी को, half gt square. Okay, so if you use this equation here, then we can be able to find out this time t1 from this. So इस equation को अगर हम rearrange करेंगे थोड़ा, तो हमको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 2g 2h अपॉन g, ये मिलेगा, करेक्ट है। जिसके अंदर अगर हमने ये h का वैल्यू अगर डाल दिया तो हमको मिलेगा 2 इंटू 78.4 दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय g विच इज 9.8 एक्चुअली। यहाँ पे हम g का वैल्यू 10 भी ले सकते थे, लेकिन जबकि हमको पता है ऑलरेडी 9.8 का ये मल्टीपल है 78.4, वो भी याद रखो 9.8 का पूरा टेबल up to 10 याद रखो ठीक से, 9.8 1 जा 9.8, 2 जा 19.6। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स है, फेमस नंबर्स है, they frequently appear in the MCQs or numericals, so just remember them. The third is 29.4, okay, the fourth is 39.2, then it is 49.0 obviously, then it is, तो 9.86 जा कितना होगा, 9 6 जा कितना होता है 63, राइट, और नहीं 9 6 जा 54, राइट, और ये चलो ठीक है 10 10 6 जा कितना होता है 60, उसमें से हमको क्या करना है 1.2 माइनस करना है। 1.2 क्यों, क्योंकि ये 10 को ये 0.2 कम है कि नहीं, तो ये 0.2 का 6 टाइम्स कितना होता है 1.2, तो इसलिए फिर 10 में से 1.2 अगर माइनस किया, मतलब 60 में से, सॉरी 60 में से अगर 1.2 माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा 58.8। देन अगेन अब देखो 10 7 जा 70, तो 70 में से हमको 1.4 माइनस करना है, तो 70 माइनस 1.4 कितना होता है 68.6 बराबर। देन अगेन सेवेंथ, सेवन तो हो गया, एट्थ, एट्थ फैक्टर कितना होता है 8 टाइम्स, देखो 10 8 जा 80, तो उस 80 में से हमको 1.6 माइनस करना है। व्हाट इज 80 माइनस 1.6, 78.4, करेक्ट है, विच इज ऑलरेडी हियर, सी इट हियर, यही वो नंबर है। और just for the sake of completeness we can find out ninth multiple also, so 10 9s are 90, 90 में से हमको 1.8 माइनस करना है। what is 90 minus 1.8, it's going to be 88.2, right, 88.2, this is the ninth multiple। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे ये तो हमको पता चल गया कि this is the actually ninth multiple, right, सो यहाँ पे 9.8 और 78.4 को रिड्यूस करेंगे तो 9 आ जाएगा इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे रूट ऑफ 18 आएगा, बराबर है। ठीक है, तो रूट ऑफ 18 मींस 4 पॉइंट समथिंग, चलो ठीक है, एग्जैक्टली अगर फाइंड आउट करो रूट ऑफ 18 कितना आता है, तो उसके लिए हमको 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, या तो फिर ऐसा कर दो कि 9 2 है ना वो, तो इसलिए उसको हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं आराम से, राइट, और रूट 2 का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी 1.414 होता है, तो इसके लिए 3 इंटू 1.414 कितना बन जाएगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा हमको ये 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 12 अगेन 1 कैरी एंड 4, करेक्ट है, तो 4.242 तो इधर ही मिल रहा है, देखो ठीक से। अभी जबकि ये 4.242 है, ये T1 का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो 4.242, या चलो 24 ही ले लेते हैं, ज्यादा किसे हो गया, अरे
बॉडी को ही नीचे जाने के लिए अगर 4.24 इतना टाइम लगेगा, तो फिर वापस आने के लिए टाइम, टोटल टाइम 4.23 कैसे होगा? चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना हमने। अच्छा, राइट 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 राइट, 78.4 इज द एट्थ मल्टीपल, बराबर। 9 कहाँ से आया? 8 होना चाहिए ना वो, सो इट शुड बी 8 हियर। सो 2 इंटू 8 इज 16 एक्चुअली, बराबर। तो 16 का फिर स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा, राइट। तो वही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उस 4.23 तो टोटल टाइम है ना, उससे ज्यादा टाइम उसको जाने के लिए थोड़ी लगने वाला है। तो ये तो 4 मिल रहा है हमको, चलो ठीक है। तो मतलब जाने के लिए 4 इतना टाइम लग रहा है। तो अगर ये 4 इतना टाइम अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे T1 के बदले, बराबर, तो 4 प्लस T2 विल बिकम इक्वल टू 4.23, राइट, जिससे हमको मिलता है T2 इज इक्वल टू 0.23, करेक्ट है। सो अगर T2 इक्वल टू 0.23 मिल रहा है, सो व्हाट दिस T2 मस्ट बी इक्वल टू, actually this T2 should be equal to the speed of sound upon distance traveled, right? So the speed of sound then in this case will actually be equal to distance multiplied by time T2, that is to be found out, right? तो velocity of sound हमको निकालना है यहाँ पे, तो वो हमको मिलेगा distance traveled multiplied by time required. So distance is already there, that is 78.4, should be multiplied with this T2 which is going to be 0.23, okay. तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आएगा। Something is again missing. Sorry. Distance equal to speed into time, no? Actually, this time will actually be equal to distance upon speed. So distance नहीं ढूंढना है हमको, speed ढूंढना है। तो speed will actually be equal to distance upon time T2. So distance is already given, that is 78.4 should be divided by 0.23, right? So ये वर्कआउट करो फटाफट। अगर 0.2 भी अगर ले लेते हो तो भी क्या बनेगा, देखो ये 3 को हटा दो यहाँ से, सो 0.2 ले लो सिर्फ इसको, तो अप्रोक्सीमेटली हमको आंसर मिल जाएगा, जो कि अगर 784 डिवाइड बाय सिंपली 2 विच हैपेंस टू बी एक्चुअली इक्वल टू 300 एंड, ठीक है, 300 के आसपास ही आएगा वो आंसर, बट इट कैन बी एक्यूरेटली फाइंड आउट इफ वी टेक दिस 0.23 हियर। तो सिंपली क्या करना है हमको कि 784 को या 7840 को डिवाइड करना है 23 से। तो 23 का टेबल यूज करके उसको डिवाइड करो, सो वी कैन गेट दिस एज आंसर एज 341, ओके। चलो ठीक है।
ओके, सिक्स वाला आएगा ना। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज y is equal to 5 sin 3x by 50 cos 450 t. It represents a stationary wave set up in a vibrating sonometer wire. Okay, so x and y is in centimeter and t is in seconds. The velocity of one of the two progressive waves in that stationary wave is, okay, तो velocity of stationary wave नहीं पूछा है, velocity of one of the waves in stationary waves पूछा है. So that will actually be equal to the n into lambda. V is equal to क्या होता है, n into lambda होता है. या तो इसको अगर हम suppose 2 pi से multiply divide करेंगे ना, तो ये 2 pi n into lambda by 2 pi ऐसे बनता है. और ये 2 पाई n मतलब क्या होता है, क्या बताया था, ओमेगा, याद है. और 2 पाई बाय लैम्बडा मतलब k होता है, तो लैम्बडा बाय 2 पाई क्या बनेगा, 1/k बनेगा. तो इसलिए ये v जो है तो वो ओमेगा बाय k आ जाता है, याद रखो ठीक से. तो इसमें ओमेगा मतलब होता क्या है, देखो ठीक से. अगर हम इक्वेशन यूज करते हैं तो स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन कैसे बनता है, याद है तुमको. वो बनता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, ऐसे होता ही नहीं. तो अगर हम ये बात यूज करेंगे तो यहाँ पे साइन के ब्रैकेट में जो टी का कोएफिशिएंट है वो ओमेगा होता है. तो चलो ठीक है, साइन हो या कॉस हो, वो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशंस. बट यहाँ पे अगर कॉस के ब्रैकेट में टी वाला टर्म है तो इस टी का कोएफिशिएंट कितना है, 450. दैट इज गोइंग टू बिकम ओमेगा, व्हिच विल बी पुट इट हियर इन द न्यूमरेटर. ओके, तो यहाँ पे 450 आ जाएगा. और नीचे क्या आएगा, के. के मतलब क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 3/50 बन रहा है यहाँ पे. तो इसलिए यहाँ पे 3/50 डाल देंगे. और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो. बट डोंट फॉरगेट दैट ऑल दीज यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, राइट. तो सेंटीमीटर में होने की वजह से ये वेलोसिटी जो मिलेगा तो वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही मिलेगा. तो इसलिए फिर यहाँ पे 450 इंटू 50 अपॉन 3 just becomes 3 ones are 3 150s are, right. So what is this 150 into 50, it comes out to be 15 5s are 75 and ऊपर के दो zeros extra as it is. So then we can say this will be in centimeter per second. Okay, so this is going to be in centimeter per second. So if it is in centimeter per second तो ये 100 centimeter मतलब क्या बनता है, 1 meter बनता है. So you can call it as 75 meter per second. So it is going to be the fourth as a correct option. ये भी कर सकते हैं आराम से, सिर्फ लैम्बडा निकालने की जरूरत है. देखो सेवंथ वाला करो ओरली. लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 90 centimeter and the stationary wave set up in the wire is represented by the equation y is equal to 6 sin pi x by 30 cos 2 pi 250 pi t, where xy is in centimeter and t is in seconds. Then the distance of successive antinodes from one end of the wire are. Yes, देखो ठीक से. Suppose we have this stretched wire of 90 centimeter in length. Okay, ये 90 centimeter length का ये वायर है. Okay, और इक्वेशन देखो क्या है स्टेशनरी वेव्स का. y is equal to 6 into sin pi x by 30 into cos 250 pi t, right. ओके, तो इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा फैक्टर बनता है बताओ मेरे को. Which factor will act as an amplitude here? If you want to express this equation as a into something, तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे एम्पलीट्यूड बनेगा, ये पूरा 6 इंटू साइन पाई एक्स बाय 30 एम्पलीट्यूड बनेगा, या 6 इंटू कॉस ऑफ 250 पाई टी इन ये पूरा एम्पलीट्यूड बनेगा. क्या समझते हो, एम्पलीट्यूड कौन बनेगा. देखो ये 6 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स बाय 30, दिस विल बिकम एम्पलीट्यूड बिकॉज वी वांट
साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी इन द इक्वेशन, मेन इक्वेशन के अंदर हमको क्या चाहिए, टाइम का फैक्टर, टाइम वाला टर्म चाहिए, ओके, ताकि उसको हम एसएचएम का इक्वेशन के साथ इक्वेट कर सके, ओके। तो इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, तो वो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन गया, 6 इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 30, करेक्ट है। अभी इसमें अगर हम सपोज x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और साइन ऑफ 0 इज गोइंग टू बी 0, सो एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एंटीनोड जो फॉर्म हो रहा है वो x इक्वल टू 0 पे एंटीनोड फॉर्म हो रहा है, समझा कैसे, यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो रहा है। एंड देन अभी भले वो स्ट्रिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, even if it is string, but the equation of stationary wave is given like this, that means there should be the antinode formed at the one end point, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड पॉइंट जो है वहां पे एंटीनोड फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि वहां पे नहीं, सॉरी नोड फॉर्म होना चाहिए, सॉरी एम्पलीट्यूड 0 है ना, एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब क्या होता है, नोड शुड बी फॉर्म्ड देयर, बराबर। तो इट शुड बी लाइक दिस, ये स्टेशनरी वेव्स इस तरह से फॉर्म होंगे वहां पे, ठीक है। तो अभी इसमें इनिशियली तो नोड है, ठीक है, नो डाउट, बट अभी सेकेंड एंटीनोड कहाँ पे फॉर्म होगा, तो उसके लिए हमको यह सोचना होगा कि सेकेंड एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, राइट। तो लैम्बडा बाय 4 पे एंटीनोड होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या पूछा है, द डिस्टेंसेस ऑफ सक्सेसिव एंटीनोड्स फ्रॉम वन एंड, ऐसे पूछा है ना। तो इसलिए लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा का वैल्यू पहले हमको निकालना पड़ेगा, हाउ कैन यू गेट दैट लैम्बडा, तो लैम्बडा के लिए हमको ये ढूंढना है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, बराबर। तो यहाँ पे जबकि हम देख रहे हैं कि k का जो वैल्यू है वो इसमें से हमको मिलने वाला है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वही k होता है, तो इसलिए यहाँ पे k का वैल्यू बनेगा पाई बाय 30, राइट। सो इफ इट इज पुट इट एज पाई बाय 30 एज k एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, तो पाई पाई कैंसिल करके हमको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 60, करेक्ट है। So lambda becomes equal to 60 centimeter. Yes. So if lambda is obtained, so lambda by 4 कितना फिर होगा, 60 by 4, तो मतलब 60 by 4 कितना बन गया, 15 सेंटीमीटर बन गया, राइट। तो 15 सेंटीमीटर पे पहला नोड हमको मिलेगा, नोड, ओके। सेकेंड नोड कहाँ पे मिलेगा, ये देखो, ये लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस पे फर्स्ट नोड हमको मिल गया। अभी यहाँ पे सॉरी नो एंटीनोड, एंटीनोड, तो ये एंटीनोड हमको फर्स्ट एंटीनोड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो सेकंड नोड कहाँ पे मिलेगा, लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस पे मिलेगा, बट वी वांट द एंटीनोड ओनली, तो सेकंड एंटीनोड कहाँ पे होगा, we can say it will be at the distance 3 lambda by 4 from the origin. So what will be the value of this 3 lambda by 4 here, तो लैम्बडा बाय 4 तो 15 है, तो 15 का थर्ड मल्टीपल क्या बनता है, 45 बनता है, तो इसलिए 45 सेंटीमीटर पे सेकंड एंटीनोड हमको मिलेगा। तो इसलिए देखो ठीक से 15 एंड 45 शुड बी द देयर इन द ऑप्शंस, तो ऑप्शन के अंदर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए और डायरेक्ट 45 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ही हमको दिख रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और इवन वी कैन जस्ट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट, दैट इज अभी यहाँ पे नोड कितने डिस्टेंस पे होगा, लैम्बडा डिस्टेंस पे होगा, और नेक्स्ट थर्ड एंटीनोड कहाँ पे होगा, तो एंटीनोड विल बी एट अ डिस्टेंस 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4, ओके। सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ 5 लैम्बडा बाय 4 हियर, लैम्बडा बाय 4 तो 15 है ना, तो 15 का फिफ्थ मल्टीपल क्या बनता है, 75 बनता है, तो 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तीसरा एंटीनोड बनेगा, और चौथा तो 90 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन पूरा स्ट्रिंग ही 90 सेंटीमीटर का है कि नहीं, तो 90 सेंटीमीटर में 3 ही एंटीनोड्स बैठ सकते हैं, जो कि 15, 45 और 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होंगे। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे सकते हो, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज पाई बाय 2 and amplitudes are equal, so the resultant displacement or resultant amplitude of these two waves will be root 2 times a, okay, root 2 times a।
यस 10th वाला देखो ठीक से, अ ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट sin 2 pi ft minus lambda by x by lambda. Okay, so the maximum particle velocity is equal to 4 times the wave velocity if, so याद है तुमको पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में बताया था, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज a into ओमेगा, करेक्ट है, a ओमेगा, एंड वेव वेलोसिटी क्या होता है, v, which is expressed as n into lambda, right? So if we just take the ratio of these two, then we get this vp upon v to be simply equal to a omega upon n lambda, but omega, as we know already, it is 2 pi n, right? So if we just cancel this n from both sides, then vp upon v can be actually written as 2 pi a by lambda, correct है? But since it is given that the maximum particle velocity is equal to 4 times of the wave velocity, what does it mean? So see, maximum particle velocity Vp is going to be 4 times of wave velocity. It means Vp upon V is going to be 4. So if we just equate this Vp upon V by 4, then we can get this 4 is equal to 2 pi a by lambda, correct है? And if we just cancel this out, then we can get this 2 cancelled, यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 is equal to pi a by lambda, and hence a can be written to be equal to, तो इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे a के बदले कौन है, y नॉट है, करेक्ट है? तो देखो पाई इंटू y नॉट अपॉन लैम्बडा, तो y नॉट पाई अपॉन लैम्बडा should be equal to 2. That means lambda must be equal to pi y naught upon 2, correct है? So second option will be the correct one actually. In the same way, this 11th one can also be done. See here, the equation of traveling wave is given here. The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity. Ready-made formula है हमारे पास. What is the formula for maximum particle velocity to wave velocity? Yes, maximum particle velocity to wave velocity ratio Vp upon Vw, sorry, Vp upon V is obtained just now to be simply 2 pi a by lambda, correct है? So 2 pi a by lambda ना, तो 2 pi into a कितना है यहाँ पे, a ही है no doubt, but lambda कितना है, देखो we have to equate this equation with the equation of wave, that is y is equal to a into sin, याद है तुमको जब t सिंगल होता है, मतलब t का कोएफिशिएंट जब 1 होता है तो बाहर ओमेगा निकल आता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन के ब्रैकेट में ओमेगा बाहर आएगा और अंदर बचेगा t माइनस, और x के नीचे जो होता है वही तो वेलोसिटी होता है, तो x अपॉन v, इसके साथ इसको हम इक्वेट करेंगे, बराबर? तो इससे हमको मिलेगा ये जो 2 पाई है यहाँ पे, तो वो ओमेगा के बराबर बन रहा है, ठीक है? तो ओमेगा इज गोइंग टू बिकम 2 पाई, एंड इस x के नीचे कौन है, 5 है ना, दैट इज गोइंग टू बिकम v हियर, तो इसलिए यहाँ पे v जो है तो वो बन गया 5, राइट? सो इसमें से हम लैम्बडा निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ओमेगा जो होता है, ओमेगा को हम 2 पाई n भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? सो इफ वी जस्ट इक्वेट दिस विद 2 पाई n, then 2 pi into n, so 2 pi gets cancelled, we get n is equal to 1, correct है? And since n is obtained, v is obtained, lambda will be what? So lambda will actually be equal to v upon n, which is going to be 5 upon 1, which is 5 only. So lambda equal to 5 बन गया, ठीक है? अगर lambda मिल गया तो फिर इसको यहाँ पे डाल दो, तो सिंपली हमको मिलेगा 2 pi a upon lambda, and lambda is 5, right? So just put it here and get it as 2 pi a by 5, which is already there in this option number 2 here, correct है? Yes, see the next one.